हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैप्टर आर चेंजिंग अर्थ। तो अर्थ कैसे चेंज हो रही है इसके बारे में स्टडी करनी है हमें। तो हमें पता है कि जो अर्थ है हमारी, उसके अंदर सबसे अंदर कोर है, उसके ऊपर मेंटल है, और सबसे बाहर की जो लेयर है उसे हम लोग बोलते हैं क्रस्ट। ये तो हम लोग पिछले ही चैप्टर में पढ़े हैं। इस चैप्टर में हमें ये समझना है कि क्या क्या मूवमेंट्स होते हैं। आप यहाँ पर ये डायग्राम है, इससे समझ सकते हैं बेटर तरीके से। देखिए, जो अर्थ है उसके मूवमेंट दो तरह के हैं। टू टाइप्स ऑफ मूवमेंट हैं अर्थ के। फर्स्ट वन इज एंडोजेनिक, सेकंड इज एक्सोजेनिक। एंडोजेनिक मतलब होता है कि जो मूवमेंट अंदर हो रहे हैं अर्थ के अंदर, उसकी लेयर्स के अंदर। एक्सोजेनिक है जो बाहर से मूवमेंट हो रहा है अर्थ पर, जैसे सडन फोर्स, अचानक से कोई फोर्स अप्लाई हो जाए, प्लेट्स टकरा जाएं, है ना, अर्थ की। या फिर डायस्ट्रॉफिक, धीरे धीरे टक्कर लग रही हो तो सडन में भूकंप आ सकता है, अर्थक्वेक। वॉल्केनो, ज्वालामुखी फट सकते हैं। लैंडस्लाइड, जमीन जो है वो धंस सकती है, लैंडस्लाइड हो सकता है। डायस्ट्रॉफिक में माउंटेन्स बन सकते हैं। मान लीजिएगा दो प्लेट्स हैं, ये एक प्लेट है अर्थ की, एक प्लेट ये अर्थ की, दोनों जब टकराएंगी तो दोनों एक दूसरे पे चढ़ने की कोशिश करेंगे, तो इससे क्या हो सकता है, इस तरह की मोड़ पड़ सकती है, यानी कि माउंटेन का यहाँ पर जो है निर्माण हो सकता है। अब बात करते हैं एक्सोजेनिक फोर्सेस की, जो कि बाहर से फोर्स काम कर रहे हैं। अब जैसे एयर है, या रिवर है, या सी वेज है, विंड है, ग्लेशियर्स हैं, ये बाहर से काम करते हैं। बहुत बड़ी बड़ी चट्टानें, हवा चलने से उनकी शेप बदलती जा रही है, बारिश हो रही है तो उनकी शेप बदल जा रही है, राइट। या सागर है किसी बीच पर किनारे, और वो किसी पहाड़ से टकरा रहा लगातार, तो उसकी शेप बदल जाती। तो ये होते हैं एक्सोजेनिक फोर्स। इतना आप समझ चुके हैं। जो अर्थ है उसमें बहुत सारी प्लेट होती है, जिन्हें हम लोग बोलते हैं लिथोस्फेरिक प्लेट। ये प्लेट धीरे धीरे मूव करती रहती है और ये इन्हीं में टक्कर हो जाती है। जैसे यहाँ पर बात हुई थी कि क्या क्या लैंडफॉर्म्स बन सकते हैं। सडन अगर हो रहा है तो अर्थक्वेक हो सकता है, वॉल्केनो इरप्शंस हो सकता है। और वॉल्केनो की अब यहाँ पे बात करेंगे। वॉल्केनो जो है एक फिसर है अर्थ के क्रस्ट में, जो मोल्टेन मटेरियल इरप्ट्स को सडनली इरप्ट करता है। मोल्टेन, ये देखिए, ये है मेंटल, उसके क्रस्ट है बाहर। तो मेंटल से जो लावा है वो जब बाहर क्रस्ट पे आके फट जाता है आकर के। ये इसका मुंह है, इसका फेस है, इसको बोलते हैं क्रेटर, माउथ आप बोल सकते हो। क्रेटर के नीचे जो ये वाली नली गई हुई, इसे बोलते हैं वेंट। उसके अलावा जो ये लावा फैल रहा है इधर उधर, इसे तो लावा ही बोलते हैं। नीचे जो अंदर है पिघला हुआ मटेरियल, उसको बोलते हैं मैग्मा चैम्बर, जिसमें आगे थोड़ी गैसेस निकल रही हैं, कुछ एसिड्स भी निकल रही, राख भी निकलती है ना। अब एकदम हाई टेम्परेचर की चीज बाहर निकली। अब जब अर्थक्वेक आता है, अर्थक्वेक से क्या होता है, वाइब्रेशन होते हैं। अर्थक्वेक से क्या हो जाता है, वाइब्रेशन। ये देखिए अर्थक्वेक। अर्थक्वेक जो है ये क्रस्ट पर ही आता है, लेकिन ये जो मूवमेंट होते हैं उनकी वजह से आता है। इसका एपिसेंटर हो सकता है कि आपके सरफेस के ही आसपास कहीं हो। जैसे आप यहाँ देखें, ये एपिसेंटर है, यहाँ पे कुछ टक्कर हुई जिससे कि वाइब्रेशन हो गया, तो इधर की प्लेट इधर खिसकी, इधर की इधर खिसक गई, ये आपस में वाइब्रेट कर गई। जो मेन पॉइंट है जहाँ से हो रहा है उसे बोलते हैं एपिसेंटर। प्लेट की बाउंड्री जहाँ से टकरा रही है प्लेटें आपस में, और जो रेडिएशन है, जो कंपन है, उसे बोलते हैं सिस्मैटिक वेव रेडिएंट। अब देखिए, इस तरह से डैमेज होती प्रॉपर्टी जब अर्थक्वेक आता बड़े पैमाने पे। हालांकि अर्थक्वेक अचानक से प्रिडिक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल से काम है, लेकिन उसके इम्पैक्ट को तो प्रिडिक्ट कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। अब एक अर्थक्वेक की स्टडी आपको यहाँ दी है। ये इंडिया में अर्थक्वेक आया था भुज में 26 जनवरी 2000 को, है ना, 2001। तो ये आप स्टोरी पढ़ाएंगे यहाँ पर। अर्थक्वेक जो है उसे नापेंगे कैसे, कि भूकंप कैसे आया, तेज आया, स्लो आया। उसके लिए एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसे कहते हैं सिस्मोग्राफ। इसके मैग्नीट्यूड को नापते हैं, उसे कहते हैं रिएक्टर स्केल। क्या बोलते हैं, रिएक्टर स्केल। अगर 2.0 स्केल या उससे कम का है, या एक बार भूकंप आ रहा है, तो ये तो छोटा भूकंप माना जाएगा। लेकिन अगर 5.0 या उससे ज़्यादा स्केल का है तो बहुत सारी बिल्डिंग भी गिर सकती है। बट अगर 6.0 हाइयर का आ गया, ये बहुत स्ट्रांग माना जाता है,
और 7.0 तो मेजर अर्थक्वेक में काउंट होता है। अब बात करते हैं अगर अर्थक्वेक आता है तो हम किस तरह से प्रिपेयर हों। पहला तो है सेफ स्पॉट ढूंढें, सही जगह। किसी फर्नीचर जैसे किचन का कोई फर्नीचर है, काउंटर है, टेबल है, डेस्क है, तो उसके नीचे या कोना पकड़े आप, ठीक है। नंबर 1, स्टे अवे फ्रॉम, किन से दूर रहना है आपको, आग लगने वाली जगहों से दूर रहें, चिमनी से दूर रहें, खिड़की से दूर रहें, इन सब से दूर रहें, शीशे वगैरह, फोटो फ्रेम ये जो होते हैं ना, इनसे दूर रहें। बी रेडी, तैयार रहें। अपने फ्रेंड्स को एजुकेट करें, फैमिली को बताएं सेफ रहने के मेजर से। अब आते हैं लैंड फॉर्म्स की बात करते हैं और क्या क्या लैंड फॉर्म्स यहाँ पे बनते हैं। आपको पता है कि अलग अलग वेदर में जो सरफेस है अर्थ का, उस पर इरोजन होता रहता है, यानी कि उसका क्षरण होता है, धीरे धीरे वो ऊपर की लेयर हटती रहती है। किससे हटती रहती? वाटर से, विंड से, आइस से। जो इरोडेड मटेरियल है वो ट्रांसपोर्टेड हो जाता है, ये डिपॉजिट होता है, कहीं ना कहीं इकट्ठा होता रहता है। इसी साइकिल इरोजन और डिपोजिशन को जो है उससे नए नए स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाते हैं अर्थ पर। जैसे रिवर की बात करें, वर्क ऑफ रिवर। अब रिवर है, कहीं से कुछ बहा के ला रही है लगातार, तो कहीं वो इकट्ठा कर देती है उसी चीज को। ये सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं नए लैंडस्केप को शेप करने में इरोजन से। Flowing water moves across the earth's surface, gradually erodes the land. When a river encounters steep angles over very hard rocks or descend down a steep valley side, creates the distinctive features known as waterfall. ऊंचे एरिया से जब अर्थ का पानी नीचे गिरता है तो इसको बोलते हैं वाटरफॉल। तो ये भी क्रिएट हो रहा है, अर्थ पर ही तो हो रहा है। एंजल फॉल जो है वेनेजुएला का, ये साउथ अमेरिका में है, ये हाईएस्ट वाटरफॉल है वर्ल्ड का। नेक्स्ट देखते हैं। रिवर जब किसी प्लेन में, प्लेन का मतलब है जो मैदानी भाग है, वहां जब बहती है तो उसमें बैंड पड़ जाते हैं लास्ट, धीरे धीरे वो इरोज होते रहते हैं, कटते रहते हैं, कटते रहते हैं, राइट। उससे क्या होता है? उससे एक तरह का जो पानी पीछे छूट जाता है। अब जैसे रिवर ऐसे ऐसे जा रही है, ऐसे ऐसे, लेकिन धीरे धीरे उसने यहाँ से अपना रास्ता जो है वो इधर को आ रही थी, तो रास्ता यहाँ से फिर उसने घूमना शुरू कर दिया यहाँ से, तो ये जो पानी पीछे छूट जाएगा इसे बोलते हैं हम लोग ऑक्सबो लेक। वहां एक झील बन जाती है, इसको कहते हैं ऑक्सबो लेक। फिर बाद में जैसे यहाँ पर आप देख लो, इसी से आप समझ सकते हो रिवर से वो क्या क्या क्रिएट हो। जैसे ये लीव्स इसको बोल रहे हैं, रिवर आ रही है ऐसी इस तरह की घूमती हुई। अब रिवर ने यहाँ पर पीछे छोड़ दिया पानी और ये यहाँ से टर्न ले गई, इसे ऑक्सबो लेक बोलते हैं। ये मींडर कहलाता है, ये जो बीच का हिस्सा है, चौड़ा हिस्सा है, ये मींडर है। यहाँ पर लास्ट में रिवर के कई सारी स्ट्रीम अलग अलग हो रही हैं, बीच में ये मिट्टी को जमा कर रहे हैं, इसको डेल्टा बोलते हैं, रिवर का माउथ बोलते हैं। जब मींडर से नदी निकलती तो इसको पासेस बोल देते हैं, ठीक है। तो ये बाहर जो फोर्स लग रहा है, और आप डेल्टा देख सकते हैं किस तरह से अलग अलग ब्रांचेस हो जाती हैं रिवर की, और जो मिट्टी इकट्ठी होती है, सॉइल इकट्ठी होती है, उससे ही क्रिएट होता है डेल्टा। और एग्रीकल्चर और इकोसिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सीवेज की बात करते हैं। जिस तरह से रिवर भी क्रिएट करी, उसी तरह से सीवेज भी कंटिन्यूसली जो कोस्टल एरिया है वहां पे भी डेवलप करते हैं नए नए स्ट्रक्चर को। जैसे यहाँ देखो, ये एक चट्टान है और यहाँ पर अलग अलग जो है फॉर्मेशन बन रहा है, क्लिफ है ये। जैसे ये पिलर है, ये सी केव है, ये जॉइंट है, यहाँ पर ये जुड़ी हुई है आपस में, इधर इधर आपस में जुड़ी है। ये आर्क है, इस तरह का आर्क है, ये विंडो है इसकी, रिटिचमेंट है, यहाँ तक भी पानी जा रहा है। ये स्टैक है जो कि पहले कभी इसी तरह के हुआ करते थे, अब ऐसे हो। अब आइस का क्या काम है? जो ग्लेशियर्स होते हैं जो कि बर्फ के बने होते हैं, राइट, तो इनमें से जो है इनको क्या बोल सकते हैं हम लोग, ग्लेशियर्स को रिवर्स ऑफ आइस। तो इनकी भी शेप बदलती रहती है, बुलडोजर की तरह काम करते हैं, पुशिंग एंड स्क्रैपिंग सॉइल, stones, rocks as they move. This process exposes soil bedrock beneath, carving deep hollows and valley known as glacier troughs और U-shaped valleys. ये जब पुश करते रहते हैं जमीन को तो यू शेप की एक वैली बन जाती है, इस शेप की, यू शेप की वैली। अब बात कर रहे हैं आगे हम लोग
जो ग्लेशियर मेल्ट हो रहा है, डिपॉजिट मटेरियल कर रहा है फॉर्मेशन को। द रिजेस एंड माउंट्स ऑफ सेडिमेंट डिपॉजिट अलोंग द साइड्स एंड द एंड ऑफ अ ग्लेशियर नोन एज द ग्लेशियर मोरेन्स। जो ग्लेशियर के एंड में जमा हो जा रहे हैं उनको कह रहे हैं ग्लेशियर मोरेन्स। विंड का भाग देखिए, विंड के तो बहुत सारे भाग हैं। अब डेजर्ट में अगर हम लोग बात करें तो विंड इरोजन क्या करते हैं, मशरूम शेप्ड रॉक बना देते हैं। जैसे मशरूम शेप जो होती है इस तरह की चट्टाने बना देते हैं डेजर्ट में। These rocks erode more quickly than the upper parts due to absorptive action from wind blown sand. नीचे का और पतला होता जाता है, narrow base and wider top. When wind blows across desert surface, picks up and transports sand. कुछ जो रेगिस्तान में जो धूल है, मिट्टी है, उसके कण भी ले लेते हैं और उनको उड़ाते जाते हैं। इनको लॉयस बोलते हैं। डिपॉजिट कर देते हैं बड़े एरिया में, लॉयस बोलते हैं। लॉयस डिपॉजिट्स आर टिपिकली composed of silt-sized particles and widespread in regions like China. चाइना में लाइस का जो है ना, ये डून, सैंड ड्यून यहाँ पर दिखा रहे हैं। लॉयस रेगिस्तान, लाइस बोलते हैं। क्वेश्चन आंसर करते हैं। विच इज नॉट एन इरोजनल फीचर ऑफ सी वेव। तो क्लिफ है, बीच नहीं है। बीच तो मतलब किनारा माना जाएगा, सी केप तो था ही वहां। डिपोजिशन फीचर ऑफ ए ग्लेशियर इज मोरेन, ये हम लोग अभी पढ़ के आए थे। मोरेन विच इज कॉज्ड बाय द सडन मूवमेंट ऑफ द अर्थ। सडन मूवमेंट होता तो क्या होता, तो वोल्केनो हो सकता। मशरूम रॉक्स आर फाउंड इन, कहां पर, डेजर्ट्स में, रिवर वैली में, कहां पर हो सकती, ग्लेशियर में तो नहीं मशरूम रॉक। ऑक्सबो लेक्स आर फाउंड इन, ये तो रिवर वैली होगी। मिलान करते हैं हम लोग। ओके, सैंड ड्यून, तो सैंड ड्यून क्या हो गए, ये तो डेजर्ट ही हो गए। वाटरफॉल रिवर से ही होते हैं। अर्थक्वेक, वाइब्रेशन, अर्थ पर जब वाइब्रेशन हो। बीच, सी शोर, किनारा। मेंडर्स, मेंडर्स ऊपर हम लोग पढ़े थे रिवर्स में, रिवर्स। रिवर ऑफ आइस तो ग्लेशियर है, ठीक है, इसको आप रिवर्स में भी मिला सकते हैं। तो ये चैप्टर हम लोगों ने कर लिया, ये आप करेंगे। फोटोग्राफ यहाँ दिए गए हैं, ये वाटरफॉल है, ये रिवर है, रिवर का फ्लो दिखा रहे हैं, ये इरिगेशन है यहाँ पर, ये फीचर आपको बताने हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू।